सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने का ऐलान कर दिया है। तो आज के इस अंक में हम इसी संबंध में बात करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भोपाल स्थित शासकीय हमीदिया अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश टिक्कस। आपका बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने का जो ऐलान किया है, इसे आप कैसे देखते हैं? जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो ऐलान किया है, मैं उसके ये डिसीजन को बहुत ही अच्छे रूप में देखता हूं, क्योंकि 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए जो हमारे देश की जनता है, उनका तो टीकाकरण लगातार चल ही रहा है और बहुत प्रगति के साथ चल रहा है। लेकिन 18 साल से नीचे के जो लोग हैं या जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन न होने के कारण बहुत सारी संभावनाएं उनके पेरेंट्स में बहुत सारी शक शुमा बना हुआ था। तो ये शुरुआती तौर पे 15 साल से 18 साल के बच्चों को या युवाओं को या एडोलेसेंट किशोरावस्था के लोगों को ये जो टीकाकरण होगा, उससे निश्चय ही इन बच्चों में भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उनके पेरेंट्स में भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो सरकार का ये डिसीजन वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर टिक्कस भी कह रहे हैं कि बच्चों में वैक्सीन अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों में ही कोविड के केसेस ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, जिसे लेकर गवर्नमेंट ने अपना ये डिसीजन दिया है, जो वाकई सराहनीय पहल है। सर, जानना चाहूंगी कि जो किशोरों को ये टीकाकरण किया जाएगा, वो कब से शुरू हो रहा है? ये किशोरों का अभी टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू होगा। उसकी पंजीयन प्रक्रिया जो है 1 जनवरी से चालू होने वाली है जी। और उसके बाद नियमित टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। ओमिक्रॉन का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे वक्त पर सरकार का ये कदम कितना आवश्यक था, साथ ही बच्चों के लिए कितना लाभकारी साबित होने वाला है? जी, जो ये नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन है, वो ये वैसे साइंटिफिकली ये बातें सब लोग जानते हैं कि जो वायरस की एक प्रकृति होती है अपना रूप बदलने की और नए नए स्ट्रेन आने की संभावना रहती है। लेकिन ये जो नया ओमिक्रॉन स्ट्रेन आने के जो हम सुन रहे हैं और बहुत सारे केसेस हमारे देश में मिल भी चुके हैं, तो ये WHO के द्वारा भी ये वायरस का जो स्ट्रेन है, ये कंसर्न का विषय है। और इस दौरान जो वैक्सीनेशन 15 साल से 18 साल के बच्चों या किशोरावस्थाओं के लिए हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। इसके द्वारा एक इम्यूनोलॉजिकली सिक्योरिटी मिलेगी और जो चांसेस हैं सीवियर इन्फेक्शन होने के, वो बहुत ही कम हो जाएंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन होने से कोविड रिलेटेड डेथ में के प्रोपोर्शन में भी बहुत कमी होती है, लगभग निग्लिजिबल हो जाता है जी। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और जहां तक कि आपने बच्चों में कोविड की बात करी, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं बच्चों में, जैसे कि उनका अलग से पहले से वैक्सीनेशन होता है, उनमें कोमॉर्बिडिटीज कम होती है, उनका इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम कुछ स्पेसिफिक होता है। साधारण जनता के लिए सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि कुछ अलग प्रकार का स्पेसिफिक होता है, जो नेचुरल प्रकार से थोड़ी इम्यूनिटी देता है। और बच्चे इसलिए सीवियर प्रकार के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन नहीं होते हैं, लेकिन तब भी एक संभावना तो बनी रहती है कि इन्फेक्शन, लेकिन वो सोर्स हो सकते हैं जी। वो दूसरे लोगों के लिए सोर्स हो सकते हैं और जो घर में वयस्क लोग हैं या जो हाई रिस्क ग्रुप्स है, उनको भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। 15 साल से 18 साल के बीच में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश में चालू हो रही है, स्वागत योग्य निर्णय है। बिल्कुल सर, एक और जिज्ञासा ये है कि बच्चों को कौन सी वैक्सीन लग सकती है, ये जो अभिभावक है उनकी भी जानने की बड़ी जिज्ञासा है, तो चाहूंगी कि आप बताएं। अभी तक जो सरकार ने निर्णय लिया है और जो जानकारियां मिली है, वो कोवैक्सीन को अथॉरिटी मिली है, जो 15 साल से 18 साल के जो किशोरावस्था को वैक्सीन लगाने की जो बात की गई है, अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है जी। और ऑप्शन वैसे भी हमारे पास नहीं रहता है। सरकार ने पूरी जांच करके और पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए ये निर्णय लिया गया है और उसी को अभी ये डिसीजन हुआ है कि कोवैक्सीन एक वैक्सीन है जिसको कि 15 साल से 18 साल के बच्चों में या किशोरावस्थाओं में देने की बात हुई है। डॉक्टर टिक्कस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रिकॉशन डोज को भी लेकर कुछ कहा है। इसके बारे में चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को समझाएं, प्रिकॉशन डोज क्या है और वो कितनी जरूरी है हमारे लिए?
प्रिकॉशन डोज एक थोड़ा नया टर्म है और ये जो प्रिकॉशन डोज जो है वो एक तरह से बूस्टर डोज जैसा है। ऑल दो बूस्टर डोज टेक्निकली अलग होता है, लेकिन जिन लोगों को प्रिकॉशन डोज देने की बात हुई है, जैसे कि डॉक्टर्स या पैरामेडिकल्स या फ्रंट लाइन वर्कर्स या 60 साल से ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, तो डॉक्टरी सलाह के बाद वो लोग प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। प्रिकॉशन डोज का मतलब ये है कि शुरू के 2 डोज लेने के 9 महीने के बाद प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं और सजेशन दिया गया है कि लेना है। उसका तर्क ये है कि किसी कारण कहीं वो इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस कम हो गया है, एंटीबॉडी बॉडी में कम हो गई है, तो ये प्रिकॉशन के रूप में एक डोज दिया जा रहा है जिससे कि उनका एंटीबॉडी लेवल बना रहे और किसी भी प्रकार का कहीं नया स्ट्रेन भी इन्फेक्शन का होता है या किसी भी प्रकार का कोविड इन्फेक्शन होता है तो उनके शरीर में प्रॉपर एंटीबॉडी टाइटर रहे, एंटीबॉडी या इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस रहे, जिससे कि वो पूरी तरह से उस रोग से लड़ सके। डॉक्टर साहब, प्रिकॉशन डोज और बूस्टर डोज को लेकर लोग जो है बहुत कंफ्यूज हो गए हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या ये दोनों सेम है या ये अलग अलग है। चाहूंगी कि इनके बीच में जो भी अंतर है वो आप हमारे श्रोताओं को, हमारी ऑडियंस को अच्छे से समझाएं। बूस्टर डोज जो होता है वो एक वेल नोन एक एंटिटी होती है वैक्सीनेशन में। जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि जो बच्चों में वैक्सीनेशन होता है, डीपीटी का वैक्सीनेशन होता है, आजकल तो पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन भी होता है। तो शुरू में 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पर 3 टीकाकरण होता है और उसके बाद बूस्टर डोज लगते हैं 1.5 साल पे, 5 साल पे और एक 10 साल पर भी। तो बूस्टर डोज में या तो वो उसी प्रकार का डोज भी होता है या किसी प्रकार से वो कभी कभी मॉडिफाइड भी रहता है। उसमें जो कंटेंट होते हैं वैक्सीन के वो कम भी होते हैं या मॉडिफाइड भी होते हैं। जबकि प्रिकॉशन डोज जो है वो डोज वही है जो शुरू के 2 डोज लगे हैं। बिल्कुल। और उसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक डोज एक्स्ट्रा लगाने की बात हो रही है कि किसी कारण से पर्टिकुलर हाई रिस्क ग्रुप्स में कहीं एंटीबॉडी टाइटर कम है या इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस समय के साथ में 8-9 महीने के दौरान कम हो गया है, तो इस डोज के उपरांत वो टाइटर अपने आप मतलब एक क्रिटिकल लेवल तक रहे, जिससे कि कोविड इन्फेक्शन से बेहतर ढंग से लड़ा जा सके। तो उम्मीद है कि हमारे श्रोता बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज के अंतर को समझ गए होंगे। डॉक्टर साहब, क्या बुजुर्गों और अति गंभीर बीमारियों से ग्रसित जो मरीज हैं उनमें प्रिकॉशन डोज लगेगी? जी, जैसे कि जानकारी मिली है कि 60 साल से ऊपर स्पेशली ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब कोई संबंधित बीमारियां हैं, उनके लिए कहीं डॉक्टर की सलाह पर डॉक्टर बोलता है कि इसको देने में कोई नुकसान नहीं है और कोई समस्या नहीं है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो उन सभी लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने की बात कही गई है सरकार द्वारा। सर, प्रिकॉशन डोज देने की शुरुआत कब से होगी? ये प्रिकॉशन डोज और पैरामेडिकल्स और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन की बात है वो 10 जनवरी के बाद ये वैक्सीनेशन अभियान चालू होने वाला है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आशंका जताई जा रही थी, जो कोविड की तीसरी वेव है, केसेस भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों पे ज्यादा खतरा था कि ये तीसरी लहर में बच्चों पे ज्यादा खतरा है। तो ऐसे में आप क्या अभिभावकों को कहना चाहेंगे कि किस तरह से सतर्क रहें, क्या सावधानी अपनाएं? जी, ये तीसरी लहर में बच्चों को इन्फेक्शन होने के तर्क जो दिए जा रहे हैं उसके पीछे 2-3 मुख्य कारण है कि बच्चों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 कि बच्चे ज्यादा एक्सपोज्ड भी होते हैं और अभी तक के वो बाहर घर में ही थे लॉकडाउन के दौरान, और अब स्कूल में जाएंगे तो वो हाई रिस्क ग्रुप्स में आ रहे हैं, इसलिए कहा गया है। लेकिन बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, बच्चों में कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात करी, उनका नियमित रूप से जो वैक्सीनेशन होता है उनमें कोमॉर्बिडिटीज कम होती है, उनका जो शारीरिक संरचना है, जैसे सेल्स में कोविड वायरस को एक्सेप्ट करने का जो रिसेप्टर होता है वो थोड़े कम होते हैं, और भी कुछ बातें होती हैं जिनके आधार पर बच्चों में सीवियर प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन बच्चे कैरियर जरूर होते हैं, बच्चे में कहीं इन्फेक्शन है और वो एसिम्प्टोमेटिक भी है, तो वो घर में दूसरे सदस्यों को इन्फेक्शन कर सकता है। और जैसे कि हम अभी नए स्ट्रेन के बारे में सुन रहे हैं, तो ये नए स्ट्रेन में कहीं इन्फेक्शन हो रहा है और वो कहीं वयस्क लोगों को इन्फेक्शन करता है, तो ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा कि उसको किस प्रकार से सीवियर इन्फेक्शन होगा। तो मेरी पालकों को सलाह यही है कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, और सरकार बड़ी जांच से और सारी चीजें समझ के ही नियम का पालन करने की सलाह देती है। तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है, हो सके तो बाहर जाना अवॉइड करना है, और जब बहुत ज्यादा एसेंशियल हो तभी किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में कोशिश करना है कि हम वैसे तो ना जाए, लेकिन बहुत ही जरूरी है तो
जा सकते हैं और विथ फुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देखा जा रहा है कि उसके केसेस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप ओमिक्रॉन का अभी दुनिया में पूरी हर जगह इसकी बात चल रही है और ओमिक्रॉन भी एक कोविड का ही एक सब स्पीशीज बोल दे या स्ट्रेन है। जी जी। और वायरस में म्यूटेशन होने के कारण ये स्ट्रेन चेंज होती रहती है। तो अभी जो खबरें और जो लिटरेचर्स मिल रहे हैं उसमें इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। इन्फेक्टिविटी मतलब ये एक से डबल होना या डबल या तिबल होने की जो समय है वो बहुत कम ले रहा है एज कम्पेयर टू डेल्टा स्ट्रेन। और जहां तक के इसकी सीवियरिटी है इसके बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक जो खबरें मिल रही है उसमें सीवियरिटी इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लापरवाह होना है, लेकिन ये एक सीवियर प्रकार की बहुत सारे लोगों में इन्फेक्शन कर सकता है। इसलिए हम सबको सावधानी रखना है, डरना नहीं है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मजबूती से हमें सबको पालन करना है। बिल्कुल, सरकार तो हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन हम सबको भी यही सुनिश्चित करना चाहिए कि जितना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे अपनाएं। डॉक्टर साहब, श्रोताओं से चाहेंगे कि आप अपील करें कि ये सारी चीजों को ध्यान रखें। जिस तरह अभी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो सावधानी बहुत जरूरी है, सावधानी में ही सुरक्षा है, कह सकते हैं ये। जी, मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को, उनके पालकों को ये मतलब निवेदन करूंगा, अपनी तरफ से ये आगाह करूंगा सबको कि ये नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन के परिदृश्य में भी और पुरानी हमारे जो अनुभव उस सबको देखते हुए भी हम सबको मिलकर ये आने वाली जो बीमारी है या आने वाले खतरे से पार पाना है। और वो पार हम उसी प्रकार से पाएंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। हम सब जानते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है। प्रॉपर साइज का मास्क पहनना है, प्रॉपर तरीके से पहनना है, नियमित रूप से हाथ धोना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस रखना है और हो सके तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में अवॉइड करना है। और अब जैसे 15 साल से 18 साल के बीच में टीकाकरण की प्रक्रिया चालू हो रही है तो पूरे विश्वास के साथ में पालक अपने किशोरावस्था वाले बच्चों को 15 साल से 18 साल के बीच में टीकाकरण कराए। ये सब हम पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से इस बीमारी से पार पा सकते हैं, हमारी निश्चित रूप से विजय होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि जो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होने जा रहा है तो उसमें विश्वास जताएं। कई ऐसे अभिभावक हैं जिनके मन में लगातार अभी भी डाउट बना हुआ है कि वो अपने बच्चे को वैक्सीन दिलवाएं या न दिलवाएं। इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को जागरूक करें। जी, ये वैक्सीन जो हम जैसे अभी बात हुई कि कोवैक्सीन लगने वाला है 15 साल से 18 साल के बीच में, और ये वैक्सीन अभी लाखों लोगों को लग चुका है। इसके साथ ही साथ दूसरे वैक्सीन भी हमारे देश में लग चुका है और बड़ी हर्ष का विषय है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में, करीब करीब 80% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है। और जो अनुभव आए हैं कि ये वैक्सीन टोटली सेफ है। छोटे मोटे जो साइड इफेक्ट होते हैं, बुखार, दर्द, वो एक सामान्य प्रकार से किसी भी प्रकार के टीकाकरण में होता है। बल्कि मैं आपके माध्यम से, और पालकों को तो पता भी है कि ये बड़ों के कंपेयर में बच्चे ज्यादा यूज टू होते हैं वैक्सीन लगाने के, क्योंकि 15 साल से 18 साल के पहले कुछ दिन पहले ही उन्होंने वैक्सीनेशन शेड्यूल उनका पूरा हुआ होता है, तो वो सब अनुभवी होते हैं टीकाकरण में। तो ये टीका कोई अलग टीका नहीं है, जो पहले आपने वैक्सीनेशन कराए हैं बच्चों के उसी से संबंधित एक टीकाकरण है। बहुत सेफ टीका है और सरकार ने बड़ा सोच समझकर पूरे साइंटिफिक ग्राउंड्स पर इसको जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। तो इसमें किसी भी प्रकार का शक या किसी भी प्रकार के अचंभे की आवश्यकता नहीं है और पूरे विश्वास के साथ में हमें 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद है कि आप लोग अपने बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर करवाएंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि टीकाकरण के अलावा बच्चों को कोविड से कैसे सुरक्षित रखा जाए? जैसे कि हमारी चर्चा के दौरान हमने बात करी है कि 15 साल से 18 साल के बीच में अब टीकाकरण होने वाला है जी। लेकिन 15 साल से नीचे और 15 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी जब शरीर अच्छा रहेगा, बिल्कुल, जब स्वस्थ रहेगा तो वो किसी भी प्रकार से बीमारियों से लड़ने के सक्षम रहेगा। तो ऐसे क्या उपाय अपनाया जाए कि ये बीमारी ना हो, और खुदा न खास्ता बीमारी होती भी है तो वो माइल्डर फॉर्म में रहे। तो उसके लिए 3-4 नियम है। एक तो न्यूट्रिशन, आहार विहार। तो न्यूट्रिशन में सभी पालकों को हम बोलना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन या डाइट ऐसी हो जो संतुलित हो। संतुलित से हमारा तात्पर्य है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन ये प्रचुर मात्रा में या प्रोपोर्शनेट अमाउंट में हो, और वो हमें मिलेगा
जो हमारा सामान्य खाना होता है, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मौसमी फल, गुड़ उपलब्धता हो तो दही या दूध, इस प्रकार से हम जब भोजन नियमित रूप से दो तीन समय खाएंगे, स्पेशली बच्चों में ग्रोथ और शारीरिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है जी। प्रॉपर समय पर सोना और प्रॉपर समय पे उठना, मतलब प्रॉपर नींद होगी, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, बच्चे घर के जो भी लिमिटेशंस है या सरकार के द्वारा अभी जो भी नियम रहेंगे उसके अनुसार घर में भी फिजिकल एक्टिविटी चालू रखे, क्योंकि इस दौरान देखने में आया कि बच्चों में ओबेसिटी के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। ये देखने में आया कि बच्चे जंक फूड्स बहुत खा रहे हैं, खेल कूद नहीं कर रहे हैं, तो उसके कारण मोटापा या ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। तो प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव थिंकिंग, इस दौरान बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस भी बढ़े हैं, क्योंकि हम लोग घर में लगातार इस प्रकार की कभी कभी नेगेटिव बातें चलती रहती है कि कोविड हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो कोशिश करना है पालकों को भी कि माहौल को एक पॉजिटिव बना के रखें, अच्छी बातें करें और बच्चों के सामने थोड़ा सा टेंशन वाली बात न करें। तो इन सब चीजों का न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रॉपर नींद, रेस्ट, ये सब चीज रहेगी तो उनका शारीरिक मानसिक संतुलन बना रहेगा और चांसेस रहेंगे कि वो किसी भी प्रकार से बीमारियों से बचे रहें, और खुदा न खास्ता कोई बीमारी भी होती है तो वो माइल्डर फॉर्म में ही हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी सी बातें बताई हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो जरूर आपका बच्चा कोविड से सुरक्षित रहेगा। डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे को कोविड होता है तो उसमें किस तरह के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं? बच्चों में भी जो बड़ों के सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, लेकिन बच्चों में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी बहुत होते हैं। साधारण रूप से जो सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे बुखार आना, सर्दी, जुकाम, गले में दर्द, कभी कभी सिंपल लूज मोशन या वोमिटिंग, और पेट दर्द करना, ये भी सिम्टम बहुत मिल चुके हैं। या कमजोरी लगना, या शरीर में ताकत नहीं रहना। जैसे बड़े बच्चे तो ये बता देते कि शरीर में ताकत नहीं है, दर्द हो रहा है, और छोटे बच्चे कभी कभी ज्यादा इरिटेबल, बहुत रो रहे हैं, और कभी कभी ये स्टडीज में देखने में आया है कि बिना बुखार के भी अननेसेसरी या बिना किसी कारण से भी इरिटेबिलिटी है, तो ये भी एक कोविड का सिम्टम बन सकता है। जहां तक बड़ों में जो टेस्ट नहीं आना है या स्वाद नहीं आता है, वो उतना महत्वपूर्ण सिम्टम नहीं है। कुछ केसेस में हमें वो सिम्टम मिलते भी हैं। जी। तो डॉक्टर साहब ने कुछ लक्षण बताए हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे, अगर आपके बच्चे को ऐसा महसूस होता है तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर साहब, अगर कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव है तो फिर किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है? जी, कहीं बच्चों में कहीं वो बच्चे को कोई सिम्टम मिल रहे हैं और कोविड टेस्ट होने पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो और जनरली ये देखने में आया कि बच्चों में माइल्ड प्रेजेंटेशन होता है, तो जनरली बच्चे माइल्ड प्रेजेंटेशन के हैं तो वो होम आइसोलेशन में भी रह सकते हैं। लेकिन इस समय तो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि किसी को भी पॉजिटिव आता है तो वो एडमिट हो। लेकिन जैसे पिछले दूसरी वेव में बहुत सारे केसेस हो गए थे और सुविधा और सब व्यवस्थाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से माइल्डर केस को होम आइसोलेशन के आधार पर रखा जा रहा था, और चूंकि बच्चे पेरेंट्स पर आधारित रहते हैं तो इसलिए भी जरूरी कि बच्चे सेफ्टी के साथ रहे, और होम आइसोलेशन रहता है कहीं तो उसके साथ में एक ना एक कोई पेरेंट को रहना पड़ता है, और उसमें एक खतरा बना रहता है कि उसको भी इन्फेक्शन होगा। बिल्कुल। तो आइडियली कहीं माइल्ड प्रेजेंटेशन है तो वो घर में रह सकते हैं, लेकिन वो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। और सीवियर प्रेजेंटेशन किसी कारण से होता है तो मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अलग से वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें उनकी भर्ती की प्रक्रिया रहती है और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उनका इलाज होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी एमपी में ही कई जिलों में कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे बच्चों के लिए, जिनमें झूला घर वगैरह भी लगाया गया था। तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं गवर्नमेंट के? नहीं, बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बच्चे, हम सभी जानते हैं कि खेल कूद और मस्ती उनका एक इंटीग्रल पार्ट होता है उनके जीवन यापन का। और जैसे जैसे बच्चे, जैसे बहुत सी अभी हमारी बात हो रही थी कि माइल्ड या मॉडरेट प्रेजेंटेशन होता है, तो उस कंडीशन में वो जैसे ही उनका बुखार कम हुआ या सिम्टम कम हुआ तो वो खेल कूद में लगते हैं, और ये सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो जब उनको खेलने की सुविधा मिलती है तो उनके जल्दी रिकवर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, बच्चों में कोविड वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर टिक्कस ने बहुत अच्छे से समझाया है। डॉक्टर टिक्कस, अभी देखा जा रहा है कि किन्हीं वजहों से जो बच्चों में वैक्सीनेशन होते आ रहे थे, जो उनके जरूरी वैक्सीनेशन होते हैं, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। उनके क्या कारण हैं? उनके कारण जैसे बीच में जो पिछले 6-7 महीने पहले जो कोविड के केसेस बहुत बड़े थे, जो हमने देखा मार्च, अप्रैल या मई में, और उस दौरान जो बहुत से लोग, सभी लोग फॉलो भी कर रहे थे कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में कम जाए,
तो उसके कारण बच्चों का वैक्सीनेशन, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ड्रॉप आउट हुआ है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी पालकों को बोलना चाहूंगा कि कोविड तो एक बीमारी है, लेकिन जो रूटीन वैक्सीनेशन होता है, जो सामान्य प्रकार से आप जो डीपीटी, ओपीवी, और सरकार ने अब तो बहुत सारे बीमारियों से बचने के वैक्सीन इंटीग्रल पार्ट है हमारे नेशनल वैक्सीन शेड्यूल का, तो उन सबके वो ज्यादा बड़ी बीमारी है। बिल्कुल, वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, जैसे भी हम उस बात को ले, वो उतनी बड़ी बीमारी है। तो रूटीन वैक्सीनेशन सभी पालकों को अपने बच्चों का कराना चाहिए, और सरकारी हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में ये सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रहे और लोगों में एक दूसरे से किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो। तो आपके द्वारा या आपके माध्यम से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो रूटीन वैक्सीनेशन है अपार्ट फ्रॉम द कोविड वैक्सीनेशन, वो बिल्कुल निश्चित रूप से अपने बच्चों का कराएं, क्योंकि वो दूसरी गंभीर प्रकार की बीमारियों से बच्चों की प्रोटेक्शन कर रही है। डॉक्टर टिक्कर्स, कोविड महामारी के इस दौर में प्रेग्नेंट महिलाएं अपनी सुरक्षा कैसे करें, उनके लिए क्या कुछ जरूरी है, इसके बारे में समझाएं। प्रेग्नेंट वुमेन को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, क्योंकि एक नवजात शिशु उनके गर्भ में पल रहा है, और किसी भी प्रकार का कभी खुदा न खास्ता इन्फेक्शन होता है तो वो उनको भी और एक आने वाले बच्चे के लिए भी एक थोड़ा खतरा बन जाता है। और प्रेगनेंसी अपने आप में थोड़ा सा एक हाई रिस्क ग्रुप होता है, या हाई रिस्क एक हेल्थ स्टेटस होता है। तो उनको मेरी तरफ से सबको ये निवेदन है और सबसे ये आग्रह है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो रखें, और कोई विशेष घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यही प्रॉपर नियमों का पालन करेंगे तो हम सब कोविड से बचे रहेंगे। और वैक्सीनेशन की जहां तक बात है, तो सभी प्रेग्नेंट वुमेन को अब गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है कि वो कोविड वैक्सीनेशन आराम से करा सकती है, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतने अच्छे से, बेहतर तरीके से हमारे श्रोताओं को समझाया कि जो बच्चों में वैक्सीनेशन है वो कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और इसी के साथ कार्यक्रम सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। नमस्कार। सुर्खियों में